एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आराध्या अपनी सौतेली माँ सुमन और सौतेली बहन तारा के साथ रहा करती थी। तारा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड भी बहुत ही ज्यादा था। और वहीं दूसरी तरफ आराध्या, वह काली थी लेकिन स्वभाव की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी इन अच्छाइयों से किसी को कोई मतलब नहीं था। हमेशा सब उसे दुत्कारते थे, यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन तारा अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्त की शादी में जा रही थी। तभी आराध्या कहती है, दीदी लगता है आप अपनी दोस्त की शादी में जा रही हैं, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? तूने अपनी शक्ल देखी है, काली कलूटी बंदरिया, ऐसा लगता है जैसे कोयले से अभी निकल कर आई है। और अगर मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। कहाँ मैं परियों की तरह सुंदर और कहाँ तू धरती पर बोझ। इसलिए ज्यादा बकबक मत कर और चुपचाप घर के काम कर, जो तेरी औकात है। औकात से बढ़कर बात नहीं करनी चाहिए। तारा मेरी प्यारी बिटिया, तुम इतना क्यों भड़क रही हो, क्या हुआ? तारा अपनी माँ को सब बताती है कि आराध्या उससे क्या कह रही थी। यह सुनकर सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सुमन बेचारी आराध्या की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की दोस्त की शादी में जाने की? क्या तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? अगर कोई तुझे देख ले तो उसे कई दिन तक नींद न आए। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरे बाप से शादी की। अगर मैं तेरी काली शक्ल देख लेती तो कभी शादी न करती। मुझे तो तुझ जैसे बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। चल जा, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें खत्म कर। महारानी शादी में जाएगी, शक्ल न सूरत, मनहूस। आराध्या को अपनी सौतेली माँ के यह शब्द बहुत ज्यादा चुभते हैं और वह बहुत रोती है और घर के काम करने में जुट जाती है। हमेशा आराध्या के साथ ऐसा ही होता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। तारा और आराध्या का जन्मदिन एक ही साथ आता था। तारा के जन्मदिन के लिए सुमन महंगी महंगी ड्रेस लेकर आती है और बेचारी आराध्या को एक भी ड्रेस नहीं दिलाती। तभी आराध्या अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ तारा दीदी के साथ तो कल मेरा भी जन्मदिन है। आप उनके लिए कितना सब कुछ लेकर आई हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर एक सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए भी लेकर आ जाती तो कितना अच्छा होता। काली कलूटी बंदरिया, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तू इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है, नौकरानी। और मम्मी ने इतने सारे मेहमानों को बुलाया है, उनका खाना बनाना, उन सभी मेहमानों को अटेंड करना वह कौन करेगा? वह सब काम तेरा है, इसलिए चुपचाप काम कर। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के सपने देखना छोड़ दे। नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि कल यह तेरे जन्मदिन पर मेहमानों के सामने आए। मेरी तो नाक ही कट जाएगी जब सबको पता चलेगा कि काली कलूटी बदसूरत मेरी सौतेली बेटी है। तू कहाँ चांद जैसे सुंदर और ये कहाँ मनहूस। तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले। घर को सजाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सभी तैयारियां कर कर यहाँ से अपनी शक्ल दफा कर लेना। समझ में आ रही है या नहीं? माँ, मैं पूरे साल कुछ नहीं कहती। आप जिस हाल में रखती हैं वैसे ही रहती हूँ। आपसे किसी चीज की फरमाइश नहीं करती। बस एक छोटी सी फरमाइश थी कि आप मेरे जन्मदिन पर मुझे एक सस्ती सी ड्रेस दिला दो। वह दिलाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो मुझे जन्मदिन पर भी नहीं आने दे रही। सबको बुला रही है लेकिन मुझे नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तारा की तरह सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? ऐसा कहकर आराध्या बहुत रोती है और अपने काम करने लग जाती है। वह घर को दुल्हन की तरह सजाती है और पूरी रात जाकर तरह तरह के पकवान बनाती है। अगले दिन तारा अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है। बहुत सारे मेहमान आते हैं, उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं, उसे जन्मदिन विश करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बेचारे आराध्या, जन्मदिन मनाना तो बहुत दूर की बात, उसे तो कोई जन्मदिन विश करने वाला भी नहीं था। बेचारी ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। अगर आज मेरे माता पिता से जिंदा होते तो मेरा जन्मदिन भी वो इसी तरह से धूमधाम से मनाते जैसे तारा दीदी का मनाया जा रहा है। मेरी सौतेली और सौतेली बहन मुझसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ।
अगर मैं भी तारा दीदी की तरह सुंदर होती तो क्या पता मेरी सौतेली माँ मुझसे भी प्यार करती, वह मेरे ऊपर इतना अत्याचार नहीं करती। लेकिन अगर मैं बदसूरत हूँ, काली हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरी सौतेली माँ और बहन को समझ में क्यों नहीं आता? इस तरह से आराध्या बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह आराध्या से कहती है, लगता है बेटा तुम बहुत दुखी हो, परेशान हो, रो मत। मैं तुम्हें एक परी के बारे में बताती हूँ जिसके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है। अगर तुम उस परी की परीक्षा में पास हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें क्या मिल जाएगा। यहाँ से सीधी चलती जाना, ठीक है? उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर आराध्या चुप हो जाती है और जैसा कि वह बूढ़ी औरत आराध्या से कहती है वह वैसा ही करती है। जंगल में सीधा चलना शुरू कर देती है कि तभी रास्ते में उसे एक जख्मी हिरण मिलता है। अरे तुम तो कितने प्यारे हिरण हो, तुम्हें इस तरह से जख्मी किसने किया? तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर आराध्या उस जख्मी हिरण के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाती है। जब वह पहले से थोड़ा बेहतर हो जाता है तो उसे हरी हरी घास भी खिलाती है। तभी वह खुश होकर आराध्या से कहता है, आराध्या तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, शीशे की तरह साफ है। तुमने मुझे जख्मी देखा और तुरंत मेरी मदद की और मुझे पेट भरकर घास भी खिलाई। तुम बहुत अच्छी हो। आराध्या उस हिरण की मदद कर कर कुछ और दूर चलती है तो उसे एक पेड़ सूखा मिलता है जो प्यासा था और उसके आसपास बहुत गंदगी भी पड़ी थी। आराध्या सूखे पेड़ को पानी पिलाती है, उसके आसपास की गंदगी साफ करती है और कुछ दूर और चलती है तो उसे सोने और चांदी की 2 ड्रेस नजर आती हैं, जिन्हें देखकर आराध्या कहती है, बूढ़ी माँ ने तो कहा था कि इस जंगल में परी मिलेंगी जिनके पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है, लेकिन परी जी तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूं? आराध्या ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जादुई सोने की ड्रेस से आवाज आती है, आराध्या मैं परी की जादुई सोने की ड्रेस हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब तक तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ। सब तुम्हारे काले रंग का कितना मजाक उड़ाते थे, तुम्हें कितना भला बुरा कहते थे, यहाँ तक कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। तुम मुझे पहन लो, तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी। कोई तुम्हारे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, सब तुमसे प्यार करेंगे, प्यार। आराध्या मैं भी परी की जादुई चांदी की ड्रेस हूँ। मैं तुम्हें सुंदरता तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम मुझे पहनकर परी के पास जरूर जा सकती हो। उनकी जान खतरे में है, एक चुड़ैल उन्हें अपने साथ ले गई। अगर अभी उनकी मदद नहीं की तो उनकी जान जा सकती है। और तुम जादुई सोने और चांदी की ड्रेस में से सिर्फ एक ही ड्रेस चुन सकती हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परी की जान बचाना चाहती हो या फिर जादुई सोने की ड्रेस पहनकर सुंदरता हासिल करना चाहती हो। मेरे रंग रूप की वजह से सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता, इसलिए मुझे सुंदरता की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे सुंदरता नहीं चाहिए। मैं परी की जान बचाऊंगी, इसलिए मैं परी की जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर उन्हें बचाने जाऊंगी। ऐसा कहकर जैसे ही आराध्या जादुई चांदी की ड्रेस पहनती है तो वह बिल्कुल अप्सरा जैसी सुंदर हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी आराध्या के सामने परी आती है और वह आराध्या से कहती है, आराध्या सच में तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। जंगल में जो भी तुम्हें परेशान नजर आया तुमने उन सब की मदद की और यहाँ आकर भी तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुंदरता मिली है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आराध्या हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो आज हम तुम्हारा बर्थडे परियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं।
ऐसा कहकर वह परी आराध्या को अपने साथ ले जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारी परियां थीं। आराध्या बहुत ज्यादा खुश होती है। उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है, डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है। उसके बाद केक काटा जाता है। आराध्या बहुत खुश थी। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहती है। मैं अपने जन्मदिन पर इतनी ज्यादा उदास थी। मुझे नहीं पता था कि जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे सुंदरता भी मिल गई और मेरा जन्मदिन इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ। यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप सभी परियों का दिल से धन्यवाद। आराध्या सभी परियों को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है। आराध्या को इतना ज्यादा सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आराध्या की बच्ची, तू तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, फिर इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? आराध्या तारा और अपनी सौतेली माँ को सब बताती है कि जंगल में परी के पास जादुई सोने और चांदी की ड्रेस है जिसे पहनकर वह इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। यह बदसूरत लड़की परी के जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। ऐसा सोचकर तारा भी जंगल में चली जाती है तो उसे भी जख्मी हिरण मिलता है। तारा उसकी भी मदद नहीं करती। सूखा पेड़ नजर आता है, उसकी भी मदद नहीं करती। तभी उसे आराध्या की तरह सोने और चांदी की ड्रेस नजर आती है और वह तुरंत सोने की ड्रेस जैसे ही पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत रोती है। तभी उसके सामने परी आ जाती है और वह तारा से कहती है, तारा, यह जादुई सोने और चांदी की ड्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं। तुम तो कभी किसी की मदद नहीं करती और तुम खुद इतनी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन तुम अपनी सौतेली बहन से जलकर यहाँ आई ताकि तुम और भी ज्यादा सुंदर बन जाओ। यह सब कुछ तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से हुआ है। अब तुम हमेशा ऐसे ही बदसूरत रहोगी। तुम्हें तुम्हारे लालच और घमंड की सजा मिली है। परी की यह बातें सुनकर तारा बहुत रोती है और वहीं दूसरी तरफ आराध्या की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती है। अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर वह राजकुमार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में शीतल और सुमित दो पति पत्नी अपनी बेटी काजल के साथ रहा करते थे। काजल अपने मम्मी पापा की बहुत लाडली थी। वह उसके बहुत नखरे उठाते थे, लेकिन काजल खुश नहीं रहती थी। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग काला था और चेहरे पर निशान भी थे, जिस वजह से आस पड़ोस की लड़कियां काजल के साथ खेलना पसंद नहीं करती थीं। वह उसे काली काली कहकर पुकारती थीं। यह शब्द सुनते ही काजल को बहुत दुख होता था। ऐसे ही एक दिन काजल अपने मम्मी पापा के साथ किसी शादी में जाती है। वहाँ पर भी सभी लड़कियाँ काजल का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हैं। अरे यार, यह इतनी बदसूरत काली कलूटी लड़की इस शादी में क्या करने आई है? इसे जरा शर्म नहीं आई? देखो तो इसकी बड़ी हिम्मत है। हमारे तो चेहरे पर छोटा सा पिंपल निकल जाता है तो हमें उसे छुपाना मुश्किल पड़ जाता है। हम तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाते और यह अपने इस रंग रूप के साथ तैयार होकर शादी में आ गई। यार, ऐसे बदसूरत लोग भी कैसे शादी में आ जाते हैं? ये घर से बाहर कैसे निकल जाते हैं? इसे देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। वैसे यार, इस काली कलूटी ने इस शादी में आकर ग्रहण ही लगा दिया। देखो तो चारों तरफ मनहूसियत ही मनहूसियत फैल गई। काले लोग होते ही ऐसे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना काला साया छोड़ ही देते हैं। सुन काली कलूटी, तूने पूरी शादी में ग्रहण लगा दिया। चल चल यहाँ से बाहर जा। हम नहीं चाहते कि तेरा काला साया इस शादी पे पड़े। चल जा यहाँ से मनहूस। शादी में सभी लड़कियों की ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और वह अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ शादी में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लीजिए, सब मेरे रंग रूप को लेकर कितना मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर कैसे हंस रहे हैं। चलिए यहाँ से, चलिए, मैं अपनी और इंसल्ट नहीं करा सकती। मम्मी पापा, इन लोगों को आखिर मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर कर क्या मिलता है? अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इन्हें क्या? यह मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? मेरी प्यारी बेटी,
अपना दिल छोटा मत करो। अभी इन्हें ये नहीं पता कि असली सुंदरता बाहर की नहीं दिल की होनी चाहिए। और मेरी प्यारी बिटिया का दिल तो बहुत सुंदर है। मेरी शहजादी बेटी, तुम यहाँ पर खुश नहीं हो तो हम यहाँ से अभी चलते हैं। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर शीतल और सुमित अपनी बेटी के साथ घर आने लगते हैं कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में शीतल की मृत्यु हो जाती है। काजल और सुमित बहुत ज्यादा रोते हैं और कुछ समय बाद शीतल का दाह संस्कार हो जाता है। काजल अपनी माँ को याद कर कर बहुत रोती। अपनी बेटी को इस तरह से रोता देख सुमित को बहुत दुख होता और उसे यह महसूस होता कि उसकी जिंदगी में वह चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह एक दिन सुजाता नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है, जिसकी अपनी भी एक बेटी थी गुनगुन। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तभी सुमित सुजाता से कहता है, सुजाता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस न होने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अजी, आप चिंता क्यों करते हो? मुझे अच्छी तरह से पता है मैं काजल बेटी को बहुत प्यार दूंगी और रंग रूप को लेकर मैं कभी भी कोई भेदभाव नहीं करूंगी। दोनों बेटियों को एक समान ही प्यार दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। इस तरह से सुजाता सुमित से मीठी मीठी बातें कर कर उसे यकीन दिला देती है कि वह काजल से बहुत प्यार करेगी। लेकिन बेचारे सुमित को कहाँ पता था कि सुजाता बहुत ही ज्यादा चालाक और चतुर औरत है। उसने तो सिर्फ उसकी धन दौलत हासिल करने के लिए उससे दूसरी शादी की। सुजाता सुमित के सामने तो काजल से बहुत प्यार करती और जैसे ही वह उसकी आंखों से ओझल हो जाता तो वह अपना असली रूप दिखाना काजल को शुरू कर देती। काली कलूटी मनहूस, तेरा बाप पूरे 1 साल के लिए गांव से बाहर गया है। अब मुझे चैन की सांस आएंगी। अब मैं जीभ भरकर तुझसे काम करा सकती हूँ, तुझे मार सकती हूँ और तुझे खरी खोटी सुना सकती हूँ। सुमित के सामने तो मेरी प्यारी बेटी खाना खा लिया। तुझ जैसी काली कलूटी को तो मेरी जूती पसंद न करे। आज से तेरा रूम मेरी बेटी का है, तो उस रूम के अंदर रहने के लायक नहीं है। मेरी बेटी को देख कितनी ज्यादा सुंदर है। उसका रूम छोटा है इसलिए वह उस रूम में रहेगी। समझ में आ रही है काली बंदरिया? माँ, यह अचानक आपको क्या हो जाता है? पिताजी के सामने तो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती हो, लेकिन उनके जाते ही मुझे काली कलूटी, बदसूरत, नौकरानी, पता नहीं क्या क्या कहती हो। मुझे तो आपके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। आखिर आपका असली रूप कौन सा है? पिताजी के सामने वाला या फिर ये है जो उनके बाद आप मेरे साथ करती हो? देखा मम्मी, आपको कैसे पटापट जवाब दे रही है। आपको इस काली कलूटी को सबक सिखाना चाहिए। अब तो पिताजी भी यहाँ पर नहीं है। इस बदसूरत को सबक सिखाने में बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बेचारी काजल की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं। उसकी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा बदतर बना देती हैं। बेचारी काजल ऐसे ही रो रो कर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। कुछ महीनों बाद काजल को एक और बहुत दुखद खबर मिलती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बहुत फूट फूट कर रोती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे पिताजी मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। माँ तो पहले ही छोड़कर चली गई और अब पिताजी भी। दोनों ने मुझसे क्या वादा तोड़ दिया। उन्होंने इस भरी दुनिया में मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं इस दुनिया की खरी खोटी बातें सुन सुनकर कैसे जिंदा रह सकती हूँ पिताजी? मनहूस, रो रो कर कैसे तूने पूरे घर में मनहूसियत फैला दी। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मिठाइयाँ बांटूं। अब सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, सारी धन दौलत मेरी और मेरी बेटी की हो जाएगी और फ्री में एक काली बदसूरत नौकरानी भी मिल गई। अब ये आंसू पोंछ और घर के कामों में लग जा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चल जा जल्दी से खाना बना के लेकर आ। काजल बेचारी रोते हुए खाना बनाने चली जाती है और अब सुमित की मृत्यु के बाद सुजाता और गुनगुन काजल के ऊपर और भी ज्यादा अत्याचार करती हैं। ऐसे ही एक दिन सुजाता काजल से कहती है,
कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी ने बहुत अच्छे बुटीक पर अपना घाघरा चोली तैयार कराया है। जल्दी से जा और 1 घंटे के अंदर उसे लेकर आ। गुनगुन को उसे पहनकर भी देखना है कि वह ठीक आएगा भी या नहीं। और हाँ, घर के सारे काम करने के बाद, सारी तैयारियां करने के बाद कल को अपनी यह काली शक्ल कहीं दफा कर लेना। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला साया मेरी बेटी के जन्मदिन पर पड़े। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर काजल घबरा जाती है कि वह इतनी दूर से 1 घंटे के अंदर घाघरा चोली कैसे लेकर आ सकती है, और वह भी नंगे पैर। लेकिन वह क्या कर सकती थी, अपनी सौतेली माँ के आदेश के आगे उसकी एक नहीं चलती, और बेचारी नंगे पैर बुटीक से घाघरा चोली लेने चली जाती है। लेकिन वह दौड़ी दौड़ी बुटीक पर जाती है और घाघरा चोली लेकर घर आने लगती है कि तभी उसे जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कोई है, मुझे बचाओ, मैं इस नदी में डूबकर मर जाऊंगी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। अरे कोई है। काजल आसपास नजर दौड़ाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत नदी के अंदर डूब रही थी। काजल तुरंत नदी में कूदकर उस बूढ़ी औरत की जान बचा लेती है। तभी वह बूढ़ी औरत काजल से कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन बेटा, मैं एक परी हूँ और हमेशा पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती थी। लेकिन मैं एक दुष्ट चुड़ैल का शिकार बन गई और उसने मेरे जादुई सोने और चांदी के घाघरा चोली लेकर मुझे बुढ़िया बना दिया और मेरी सारी शक्तियाँ भी छीन ली। मैं अपने असली रूप में तभी आ सकती हूँ जब मैं जादुई सोने का घाघरा पहन लूँ और जादुई चांदी के घाघरे से मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन उस चुड़ैल के सामने मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत कमजोर हो गई। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। काजल के इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत खुश हो जाती है और उसे बताती है कि वह चुड़ैल कहाँ मिलेगी। काजल अपना समय बर्बाद किए बिना उस चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है और उस चुड़ैल से लड़ाई करती है और उसका जादुई गोला तोड़कर उसे मारकर परी के जादुई सोने और चांदी के घाघरा चोली लेकर आ जाती है। जादुई सोने के घाघरे से वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और जादुई चांदी के घाघरा चोली से उस परी की सारी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। तभी वह परी काजल से कहती है, काजल सच में तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया कि तुम्हारी सौतेली माँ, सौतेली बहन, आस पड़ोस के लोग तुम्हारे रंग रूप को लेकर तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब नहीं, यह लो मेरा जादुई सोने का घाघरा, इसे पहनकर तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी, बिल्कुल परियों की तरह। और जादुई चांदी के घाघरे से तुम जितनी चाहो उतनी धन दौलत लेकर हंसी खुशी रह सकती हो, अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर। काजल जैसे ही परी का जादुई सोने का घाघरा पहनती है तो वह बिल्कुल परी की तरह सुंदर हो जाती है और उसके बाद जादुई चांदी के घाघरे से उसे बहुत सारी धन दौलत मिलती है और वह परी को धन्यवाद कहकर उसके जादुई सोने और चांदी के घाघरे लेकर अपनी सौतेली माँ और बहन से बहुत दूर एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है और अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करती है। काजल का दूर दूर तक बहुत नाम होने लगता है और उसके लिए एक राजकुमार का रिश्ता भी आता है। काजल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब इस बात की खबर सुजाता और गुनगुन को लगती है तो दोनों माँ बेटी जल भुनकर राख हो जाती हैं। मम्मी, वो काली कलूटी बंदरिया जैसी दिखने वाली काजल की बच्ची इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? आपको पता है, मुझे पता चला है उसकी शादी एक राजकुमार से होने वाली है। मम्मी, वह राजकुमारी बन जाएगी, कुछ कीजिए ना, मुझसे इतनी आगे निकल गई, मुझसे देखा नहीं जा रहा। गुनगुन बेटा, मुझे पता चला है कि उसके पास परी के जादुई सोने और चांदी के घाघरा चोली हैं। सोने के घाघरे से सुंदरता मिलती है और चांदी से धन दौलत। मैं तो सोच रही हूँ कि उस काजल की बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए ही सुला देती हूँ और परी के जादुई सोने और चांदी के घाघरे हम हासिल कर लेते हैं, जिन्हें पहनकर तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी और चांदी के घाघरे से बहुत सारी धन दौलत लेकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। बता, तुझे अपनी माँ का प्लान कैसे लगा?
अपनी माँ की यह बातें सुनकर गुनगुन बहुत खुश हो जाती है और एक दिन दोनों माँ बेटी काजल को मारने का प्लान बना लेती हैं। जब वह सो रही थी तो दोनों माँ बेटी उसके घर जाती हैं और परी के जादुई सोने और चांदी की घाघरा चोली चुराकर जैसे ही काजल को मारने के लिए जाती हैं तो सोने और चांदी की घाघरा चोली से बहुत सारे सांप निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं। तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जो गड्ढा वह काजल के लिए खोदने आई थी उसी के अंदर खुद गिरकर मर जाती हैं। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और एक दिन काजल की शादी राजकुमार से हो जाती है। इस तरह काजल परी के जादुई सोने और चांदी की घाघरा चोली की मदद से एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।